नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी भी दोस्ती या दुश्मनी से बढ़कर अगर कोई चीज स्थायी है तो वो है राष्ट्रों के स्वयं के हित। लेकिन कई बार कुछ राष्ट्र अपने मायोपिक विजन और गलत संगी साथियों के कारण अपने उन्हीं हितों का नुकसान कर बैठते हैं। ऐसा ही हुआ ईरान के साथ। ईरान और भारत के संबंध हमेशा अपेक्षाकृत बेहतर ही रहे हैं। भारत कभी ईरान के लिए हॉस्टाइल नहीं रहा है, लेकिन ईरान के जो आजकल के कुछ साथी हैं ना, तो कह सकते हैं उनके बहकावे में आकर या उनके जिस भी तरीके से जो भी कुछ है उस इन्फ्लुएंस में आकर जिस तरीके से ईरान अब भारत से पंगे लेने का प्रयास कर रहा है, तो भारत भी अब वो पुराना भारत नहीं रहा है जो लेबर लेबर करे। भारत भी उसी भाषा में समझाने का और बताने का अब वो मादा रखता है और वो इंटेंट रखता है। इसलिए जो ईरान ने किया उसे उसकी 3 गुना इंटेंसिटी के साथ भारत ने जवाब दिया है। और बात होगी कि किस तरीके से लगभग 1996-97 में जो अमेरिका और भारत या कहीं वेस्ट और भारत के बीच में एक अनरिटन एग्रीमेंट हुआ था कि भारत कभी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं जाएगा। भारत कभी भी फेसबुक, गूगल इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं बनाएगा, बस बैकएंड में बैठकर एक कुलीगिरी करता रहेगा। तो क्या भारत उस एग्रीमेंट से बाहर निकल रहा है? और भारत जिस तरीके से जिस तरह के प्रोडक्ट अब मार्केट में ला रहा है, तो वेस्ट के लिए चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। इन दो विषयों पर चर्चा होगी। पहली चर्चा ईरान के साथ। एक शिप है एमटी वेलिएंट रोर। ये 8 दिसंबर को पोर्ट डिब्बा से निकलता है। यूएई में ये पोर्ट है और ये ऑयल और केमिकल टैंकर है, यानी ऑयल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। इसके ऊपर लगभग 18 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 16 भारतीय थे और इसके ऊपर अरूबा का फ्लैग लगा हुआ था। यानी ये यूएई का या भारत का शिप नहीं था, अरूबा है, एक नीदरलैंड्स की एक टेरिटरी है, उसका फ्लैग लगा हुआ था। और वो वहां से जैसे ही पोर्ट डिब्बा से निकलता है तो अचानक से जो आईआरजीसी है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो इसके ईरान के हैं, वो उसको वहां से अगवा कर लेते हैं और उसे ईरान ले जाते हैं। और कहा यह जाता है ईरान की तरफ से कि हमने ये पोर्ट डिब्बा से या उसके आसपास से नहीं किया, हमने जो ईरान का बंदर कहा है, बंदर अब्बास, वहां से उसके पास ये मतलब एक तरीके से घूम रहे थे या वहां से जा रहे थे, हमने वहां से इन्हें पकड़ा है। और ईरान ये कह रहा है कि इसके ऊपर अमेरिकन फ्लैग था, अमेरिकन नहीं था, अरूबा था। और जो पोर्ट डिब्बा है और जो बंदर अब्बास है उससे बहुत नीचे और बहुत आगे है, मतलब वो पीछे क्यों जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां से अगर शिप निकलती है और वो अगर उसे जाना है तो वो भैया वहां से निकलकर फिर अरेबियन सी में आएगा और जहां भी उसे जाना है वहां चला जाएगा। वो वापस उल्टा ऊपर क्यों जाएगा? इसका मतलब निश्चित तौर पर जो ईरान की आईआरजीसी है उसने ये शिप को अगवा किया और अपने यहां ले गए। उसके बाद भारत ने ये बहुत प्रयास किया कि उसमें जो 16 क्रू मेंबर हैं उनको काउंसलर एक्सेस मिले। भारत ने कोई ज्यादा वो नहीं किया कि भैया कोई ज्यादा हॉस्टाइल हो जाए या कुछ ऐसा बयानबाजी करें, वो सब कुछ नहीं किया। वो चाहता था कि पर्दे के पीछे मैटर सॉल्व हो जाए। लेकिन उन लोगों ने ना तो काउंसलर एक्सेस दिया, ना बेहतर खाने की सुविधा प्रोवाइड कराई, ना बेहतर पानी दिया गया। पानी भी ऐसा दिया गया जो शायद पीने लायक नहीं था, जो रिपोर्ट सामने आ रही है। और उसके बाद कुछ चीजें आगे बढ़ पाती, उसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच में जो हॉस्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरा का पूरा एक 10-12 दिन का कार्यक्रम चलता है कि भैया आज जहाज उड़ गए, आज ये हो गया, वो हो गया, तो ये चीजें कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन किसी भी चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है, आप कब तक सहन करेंगे? आप उनका बंदर चाबार का जो पोर्ट है आप वो भी डेवलप कर रहे हैं, आप हर तरह का सहयोग ईरान को देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके साथ ऐसी हॉस्टिलिटी होगी तो आप क्या करेंगे? तो भैया ऐसा है कि वल्नरेबल पॉइंट हमारे तो हैं ही, तुम्हारे भी हैं और तुम्हारे हमसे ज्यादा हैं। तो होता यह है कि जो ईरान का पूरा ऑयल ट्रेड आज के समय में चल रहा है, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस है, तो भैया जो रजिस्टर्ड शिप्स हैं, जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं, वो तो ये सब ट्रेड नहीं कर सकती क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस है। भैया वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ये करेंगी नहीं, फिर उनके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे, दिक्कत है। तो एक शेडो फ्लीट चलती है, यानी पुराने जर्जर जो जहाज होते हैं कि भैया अगर वो चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी मतलब
वो थोड़ा थोड़ा करके वो तेल ईरान से लेकर आते हैं और उनको बीच समुद्र में खड़ा कर दूसरे जहाजों में लोड किया जाता है और फिर वो जहाज आगे बढ़कर जो उसकी डेस्टिनेशन होती है, चाइना को जाना है, जहां भी जाना है, जो भी उस देश से खरीद रहा है ईरान से, वो वहां पे जाता है और वो ऑयल की जो डेस्टिनेशन होती है कि कहां से वो आया है, ओरिजिन जो है ऑयल का, वो अननोन हो जाता है। फिर वो ईरानियन ऑयल नहीं रहता, ईरान का तेल नहीं रहता, वो अननोन बन जाता है। तो इस तरीके से जो ईरानियन ऑयल के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उनसे आप बच जाते हैं। तो ऐसे ही शेडो फ्लीट के माध्यम से ईरान की पूरी ऑयल इकोनॉमी चल रही है। तो ऐसे ही 3 शेडो फ्लीट के जो जहाज हैं, अल जाफिया, स्टेलर रूबी और एस्फॉल्ट स्टार, 3 करके ये जहाज भारत के मुंबई से 100 नॉटिकल माइल दूर थे, जो भारत का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। आप उसमें कैसे आ सकते हैं? तो भारत ने उनको तीनों को पकड़ा और लाकर मुंबई में डॉक करा दिया। अब भैया जो भारत के क्रू है, वहां तो पता है 16 हमारे पकड़े गए हैं, यहां कोई जानकारी नहीं है और कम से कम दर्जनों में होंगे लोग, क्योंकि अगर एक शिप को चलाने के लिए 10, 12, 15 लोग भी लगते हैं तो आप 3 के हिसाब से लगा लीजिए, 2.5-3 दर्जन लोग तो भारत ने पकड़े ही होंगे। और भारत ने भी कोई जानकारी नहीं दी कितने पकड़े हैं, कहां पकड़े हैं, कैसे हैं। बस ये है कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप ऑयल स्मगलिंग कर रहे थे और भारत आपको पकड़कर अपने यहां ले आया है। तो निश्चित तौर पर अब ईरान को यह जवाब दिया जा रहा है कि भैया अगर आप पोर्ट डिब्बा से निकला हुआ एक जहाज है जो कहीं और जा रहा है, जो आपके एरिया में नहीं है, आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं है, कहीं आपके आसपास नहीं है, आप उसे अगवा करोगे भारत पे दबाव बनाने के लिए, भारत को मैसेज देने के लिए कि भैया चाबार से बाहर मत निकलिएगा, या जो भी मैसेज है, जो भी आप चाइना के माध्यम से भारत को मैसेज देना चाह रहे हैं, बताऊंगा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो भैया भारत भी जवाब दे सकता है। ध्यान रखिएगा, भारत का जो इंपोर्ट है, जो भी तेल आता जाता, भारत का जो भी ट्रेड है, वो सब नंबर 1 में है और आपका सारा नंबर 2 में है। और सारा का सारा आपका तेल जाता कहां से है? उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है ना, वहीं बैठा है यूएई, भारत का सहयोगी, एक एक शिप की जानकारी दे सकता है भैया अब ये है, अब ये है, अब ये है। और दूसरी चीज, भारत के पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज है। आप भले ही अपना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि भैया हमारे शिप जाएंगे, वो ट्रांसपॉन्डर या जो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है हम वो बंद कर लेंगे। भारत कैसे पकड़ लेगा? भारत पकड़ लेगा जैसे इन 3 शिप को पकड़ा है, ये भी बंद करके जा रहे थे। और जब वहां से निकलेंगे और भारत के जो सहयोगी वहां बैठे हैं जब जानकारी देंगे, तो कहां जाएंगे आप? 2 ही रास्ते हैं ना आपके पास अपने तेल ले जाने के लिए। आप अरेबियन सी से भारत के दक्षिण से जाकर चीन को सप्लाई करेंगे, या फिर आप रेड सी से जाएंगे, सुएज कैनाल से होते जहां भी आपको भेजना। 2 ही रास्ते हैं ना। अरेबियन सी तो भारत का ही कह सकते हैं बैकयार्ड है। भारत जब चाहे जैसे चाहे आपको वहां चोक कर सकता है। और रही रेड सी की बात, जहां से आप ये ले जाने का प्रयास करेंगे, तो भैया वहां पर सोमालीलैंड के पास से जाएंगे आप, देरबेरा पोर्ट के पास से, उसी रास्ते से जाएंगे ना। वो तो इजराइल ने उसे रिकॉग्नाइज किया हुआ है, यूएई उसका साथी है। तो भैया वहां से आगे बढ़ेंगे, फिर आप एरिट्रिया जाएंगे, उससे आगे बढ़े जाएंगे, फिर वहां इजराइल और सुएज कैनाल और वो सब आएगा। तो कहां से जाएंगे आप अपने इस शेडो फ्लीट्स को लेकर? तो आपके रास्ते कहां कहां बंद किए जा सकते हैं आपको भी समझ आ रहा है। और पूरी की पूरी इकोनॉमी आपकी इसी चीज पर टिकी हुई है, नंबर 2 में तेल बेचना। क्योंकि आपके यहां जो क्रांति हुई अभी, आप समझ सकते हैं कि रियाल की कीमत क्या पहुंच गई थी। तो ईरान को बहुत समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आप सिर्फ इसलिए भारत पे दबाव बना रहे हैं क्योंकि चाइना पीछे से उंगली कर रहा है। क्योंकि चाइना को यह दिक्कत है कि 22 अरब मुल्क भारत में आकर क्यों बात कर रहे हैं एआई की, क्यों बात कर रहे हैं भारत में डेटा सेंटर्स लगाने की, भारत से इन्वेस्टमेंट लेने की, भारत से अपने यहां वर्कफोर्स ले जाने की। हमारे यहां क्यों नहीं आते? क्योंकि आप पर ट्रस्ट नहीं है। तो चाइना ईरान को आर्म ट्विस्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना और रशिया 2 ही देश ऐसे बचे हैं अभी ईरान के पास जो उसको बचा सकते हैं, उस रिजीम को बचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका आज के समय में प्रेजेंट है उस इलाके में, 112 C-17 ग्लोमास्टर हैं इस समय वहां पे, 6 C-17AS हैं, 6 KC-135 हैं, ऐसे बहुत सारा कुछ है। साजो सामान लेकर अमेरिका वहां खड़ा है आज के समय में।
और जो आपका एक दोस्त हो सकता है कि आपके बिहाफ पर जो अमेरिका को कॉल लगा सकता है, आप उस फोन लाइन को भी काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया भारत ने भी कहा नहीं नहीं ठीक है, समझिए, आराम से शांतिपूर्वक हुआ है सब काम, और कोई ये खुले में नहीं कहेगा कि भैया ये इसलिए हुआ है। लेकिन ये 2014 के बाद का भारत है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर यूक्रेन में एक भारतीय फंसा है, एक भी, तो उसे निकालना है। इराक में नर्सें फंसी हैं तो निकालना है। सीरिया में लोग फंसे हैं तो निकालना है। तो भैया ईरान में भी जो 16 लोग फंसे हैं उनको भी निकालना है। और स्थिति ये आ गई है, 8 छोड़ दी हैं, क्योंकि अब आपको समझ आ रहा है कि भैया दिक्कत हो गई है, तो 8 आपने छोड़े हैं। और दिक्कत क्या है, सारे एक साथ छोड़ देंगे तो समझ आ जाएगा सरेंडर हो गया। तो आप 8 भी छोड़ेंगे, समय लगेगा, लेकिन उन्हें छोड़ा जाएगा। और यह मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन 16 में से एक व्यक्ति, जो मेरी मदर जिस गांव से आती हैं, वो उसी का है। तो उस परिवार को, उन लोगों को मैं जानता हूं जो लोग इस 16 लोगों में हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार पे भरोसा रखा जाए। 8 लोग को की छूट चुके हैं, 8 भी जल्दी छूटेंगे। तो भैया सिर्फ आपको ही प्रेशर बनाना नहीं आता, भारत भी बहुत बेहतर तरीके से समझता है। और जो आप ये प्रेशर भारत पे भी बना रहे हैं ना कि चावार पोर्ट मत छोड़िएगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से आपको पैसा देता है, आपकी वो लाइफलाइन है, वो पोर्ट चला रहा है, तो आप भी प्रेशर बना रहे हैं, तो प्रेशर काम नहीं करेगा। और जो पाकिस्तान को जो मैसेज देने का प्रयास है कि देखो, हम तो भारत को भी आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं, हम भारत को परेशान कर सकते हैं, इसलिए तुम अपने बलूचिस्तान का इस्तेमाल हमारे खिलाफ मत होने देना अमेरिका से। तो भैया ये चीजें काम नहीं आएंगी। अब पाकिस्तान बिक चुका है और पाकिस्तान के हाथ में भी कुछ नहीं है। बलूचिस्तान से अमेरिका जो चाहेगा, जब चाहेगा, वो करेगा। तो आप पाकिस्तान को खुश करना चाहते हो तो भी नहीं हो पाएगा, चाइना को खुश करना चाहते हो तो भी नहीं हो पाएगा। और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ये सब किया है, जो ये 3 शिप पकड़े। ऐसा कुछ नहीं है। भारत ने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी सही वापसी के लिए जो भी सुनिश्चित किया जा सकता है, भारत के टेरिटोरियल वाटर्स में अगर कोई भी गलत काम होगा, ऑयल स्मगलिंग होगी, कुछ भी होगा, तो भैया भारत तो एक्शन लेगा। और भारत का टेरिटोरियल वाटर नीचे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मलक्का स्ट्रेट और कहां कहां तक जाता है। और भैया हमारे से बचना है तो फिर लंबे रास्ते लीजिए, लंबे रास्ते लीजिए, तो पहले ही जो तुम्हारी दरकती अर्थव्यवस्था है उसके साथ क्या होगा तो समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा वो भी आपको बताता रहूंगा। उसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है वो है सर्वम एआई से जुड़ी। 1996-97 के आसपास भारत और अमेरिका के बीच में एक अनलिखित, अनरिटन पैक्ट हुआ एक तरीके से, कि भारत कभी भी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करेगा। लोग पूछते हैं ना, हम फेसबुक क्यों नहीं बनाते, हम गूगल क्यों नहीं बनाते, भारत में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्यों नहीं बन सकता? ये इसलिए नहीं बन सकता, उसके एवज में जितना भी बैकएंड का काम है, जितना भी कुलीगिरी का काम है, अमेरिका ने वो भारत को एक्सपोर्ट किया। लेकिन जो वो अब ट्रेंड है वो टूटता नजर आ रहा है। इसलिए भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रहा है, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में भी काम कर रहा है, और भारत अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी ला रहा है। तो जो चैट जीपीटी और जेमिनाई आप सुनते हैं ना, एकदम से आप कुछ भी सर्च करते हैं आजकल तो कि भैया ट्विटर पे गए, ग्रोक ये बता दे, चैट जीपीटी ये बता दे, जेमिनाई ये बता दे, सब कुछ पूछते हैं। तो उसके समक्ष जब सवाल ये पूछा जा रहा था कि भारत कहां है, चाइना अपना डीप सीक ला रहा है, अमेरिका चैट जीपीटी ला रहा है, जेमिनाई ला रहा है, तो भारत क्या कर रहा है? तो भारत भी अपना सर्वम एआई लेकर आया है। और सर्वम एआई एकमात्र नहीं है, ऐसे लगभग आज के समय में 2 दर्जन के लगभग मॉडल्स आपको जल्दी ही मार्केट में आते नजर आएंगे। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पूछा गया था सवाल अश्विनी वैष्णव जी से कि भैया आप एआई की टेक्नोलॉजी में कभी 2nd टियर 3rd टियर में है, तो वहां जो जवाब दिया था ना अश्विनी वैष्णव जी ने कि भैया हम कोई 2nd टियर 3rd टियर नहीं है, हम 1st टियर में हैं। और उसी की बानगी है कि जो सर्वम एआई सामने आया है और जिस तरह का परफॉर्मेंस उसका सामने आया है। देखिए, आपने एक मॉडल बना दिया, एक अलग चीज है, लेकिन वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सर्वम एआई ने
चैट जीपीटी, जेमिनाई और इन सब से ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। यानी जो उनका रिजल्ट है उससे कहीं बेहतर रिजल्ट इसका है। और ये बनाया कुछ लोगों ने बेंगलोर में बैठकर है। कोई बहुत सपोर्ट नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वहां पर खड़े होके उन लोगों ने बनाया। और भारत का सॉवरेन एआई है। अब भारत के पास सबसे बड़े बेनिफिट क्या है? भारत के पास एक बड़ा डेटा सेट है। आपके पास बड़ा डेटा है जिसके ऊपर आप इन मॉडल्स को रन कर सकते हैं। आपके पास एक बड़ा टैलेंट पूल है, इतने सारे लोग हैं। चैट जीपीटी में या जेमिनाई में किसी में जाइए, उनके पीछे जो टीम बैठी होगी उसमें आपको आधे भारतीय मिलेंगे। तो भैया भारत में क्यों नहीं बन सकता? तो वो भारत में वो टैलेंट पूल भी है, भारत के पास वो मैसिव स्केल ऑफ डेटा भी है, भारत के पास वो स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग बेस भी है। तो भारत क्यों नहीं कर सकता? तो वो क्योंकि 96-97 में अब उस हैंगओवर से हम बाहर निकल रहे हैं। जो इन्फोसिस जैसी कंपनियां है ना, ये उसी का प्रोडक्ट है। तभी आपको ध्यान होगा जो सिक्का साहब थे इन्फोसिस के अंदर, जब उन्होंने कहा कि ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि आने वाला समय एआई का है, तो बोर्ड ने कहा ये व्यक्ति पागल हो गया, बाहर निकाल दिया अगले को। इन्वेस्टमेंट को जब कुछ कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट करना चाहा, खरीदना चाहा, तो कहा कि भैया ये तो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये वो उस डीएस डीप स्टेट का हिस्सा है जो चाहते नहीं है कि ये चीजें भारत के अंदर हो। और भारत का जो बड़ा टैलेंट पूल है उसी इसी कुलीगिरी में लगाया जाए। और अब जब एआई की रेस आ रही है तो भारत वो चीज को छोड़कर अब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब हम सिर्फ आईटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, अब हम इसको एप्लीकेशन के तौर पर जो चीजें बन रही हैं उसको लेकर आ रहे हैं। और इसका रिजल्ट इस सर्वे में एआई का ये रहा है कि भैया 84.3% की एक्यूरेसी है। और जितने मॉडल्स हैं जीपीटी लेकर और जो भी हैं, सबका जो परफॉर्मेंस है इससे कहीं खराब है या कम है। अगर आप इस मॉडल को इंग्लिश लैंग्वेज पर ट्रेन करते हैं, ये क्या करता है? टेक्स्ट से स्पीच भी बनाता है, स्पीच से टेक्स्ट भी बनाता है, चैट भी करता है। जो आपने कोई इमेज अगर अपलोड कर दी है और उससे आपको टेक्स्ट चाहिए, स्पीच चाहिए, वो भी ये डेवलप करता है। जो पुराने मॉडल हैं, जो बाकी सब वेस्टर्न मॉडल्स हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतर काम करते हैं। लेकिन इस एआई की खास बात यह है कि भारतीय भाषाएं 22 के लगभग भारतीय भाषाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर यह काम करता है और उनसे ज्यादा बेहतर काम करता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मान लीजिए ये पेज है, जैसे मैंने इस पे ये लिखा हुआ है अपने हैंड राइटिंग में। अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हैं तो भैया वो बहुत इजीली उसे ट्रांसलेट कर देगा, विजन में, उसमें स्पीच में, उसमें कन्वर्ट कर देगा। लेकिन आप इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स हैं, पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, आप उसको अपलोड करेंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे उतनी एक्यूरेसी के साथ। ये सर्वे में आई 93.8% की एक्यूरेसी के साथ उसको कन्वर्ट कर पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि और जो भी मॉडल बन रहे हैं वो अपने आप को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो चैट जीपीटी और ये सब है इनके ऊपर ट्रेन कर इनसे चीजें लेकर तब अपना मॉडल डेवलप कर रही है। सॉवरेन एआई है, इंडिपेंडेंट है उन सब से। इसलिए जरूरी है कि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, भारत में जो टैलेंट पूल है, और इसी सर्वे में एआई में बुलबुल V3 करके आया है। और बुलबुल V3 क्या करता है? टेक्स्ट टू स्पीच। आप बहुत सारी एआई वीडियोस देखते होंगे आजकल, इमेज चल रही है, पीछे कोई आदमी एक भारी सी, मोटी सी या एक खास तरह की आवाज में, आप देखेंगे जितने भी एआई वीडियोस हैं लगभग सब में एक जैसी आवाज होगी। वो 11 लैब्स करके है, उसी से वो सब चीजें डेवलप की जाती हैं। इन्होंने खुद का बुलबुल V3 करा है जो 22 भाषाएं बोल सकता है। 22 भाषाओं में उसी टोन में, भैया मराठी की टोन अलग है, गुजराती की टोन अलग है, तमिल की टोन अलग है, वो उसी टोन में आपको वो चीजें लाकर देगा। यानी अब आपको इंपोर्टेड जो आयातित हैं उन मॉडल्स पर डिपेंड नहीं रहना, भारत का खुद रखना है। जब चाइना का डीप सीक आया तो सब कह रहे थे अरे साहब डीप सीक आ गया, भारत का भी सर्वम आ गया।
और भारत में किस तरह का टैलेंट पूल है आप इस बात से समझिए। आईआईटी मद्रास के अंदर हाइपरलूप बनाया है छात्रों ने, 410 मीटर का हाइपरलूप का ट्रैक है और इलॉन मस्क अभी कंसेप्चुअलाइज ही कर रहा है, भारत बना रहा है। आईआईटी मद्रास ही रैमजेट इंजन से चालित आर्टिलरी की शेल बना रहा है, यानी आपने तोप के गोले के अंदर जेट फिट कर दिया, जेट इंजन। जा साहब और आगे जा, 60 किलोमीटर की रेंज थी, 120 पे जाके गिरेगा। आपको मिसाइल की जरूरत क्या है, तोप का गोला काम कर रहा है आधे पाकिस्तान के अंदर। ये टैलेंट पूल है भारत में, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है उसको सही प्लेटफॉर्म, सही मौका और सही डायरेक्शन देने की। ये काम हो रहा है और एआई अब पुराना हो रहा है, भारत क्वांटम कंप्यूटिंग में भी बहुत कुछ कर रहा है। जैसे ऑप सिंदूर में आपको बहुत सारी चीजें तब पता लगी जब हो गई, यहां पर भी ऐसा ही है। निश्चित तौर पर बहुत कुछ ग्राउंड रिटेन करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन बहुत कुछ किया जा रहा है और जो किया जा रहा है उसको प्रशंसा दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज दीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, तभी उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर और लोग ये चीजें करते दिखाई देंगे। खैर, इसमें और भी जो भी डेवलपमेंट होंगी इन दोनों चीजों में वो भी लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।